नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम जो है आगे बढ़ ही रहे हैं। तो आज की क्लास हम मैराथन क्लास नंबर 11 के माध्यम से पिछले सालों में जितने भी प्रमुख प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, भाषा विज्ञान से संबंधित या फिर काव्य शास्त्र से संबंधित सभी प्रश्नों को उनके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। तो इसी उद्देश्य के साथ हम कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी संबंधी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, तो सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास उपयोगी सिद्ध रहेगी। बार बार तथ्यों की जब हम रिवीजन करते हैं एक प्रश्न के साथ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख रचनाकार व उनकी रचनाओं के जब हम बार बार रिवीजन करते हैं, तो परीक्षा में अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सकेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ आज की क्लास की हम करेंगे शुरुआत। अभी हाल फिलहाल होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तो देख लेते हैं, चाहे DET+B टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या यूपी टीजीटी पीजीटी में होने वाली परीक्षाएं हो या LT ग्रेड संबंधी हिंदी की परीक्षा हो या MP टेट वर्ग 2 की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सुरंग में सुबह। सुरंग में सुबह नामक जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? पीजीटी हिंदी में पूछा गया प्रश्न है DET+B के अंतर्गत। तो सही आंसर है इसका मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर जी का जन्म देख लेते हैं। भाई मिथिलेश्वर जी का जो उपन्यास है सुरंग में सुबह, इनका पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। यह प्रभु वर्ग के राजनीतिक पाखंड तथा निम्न वर्ग के अंधविश्वासों से एक साथ जूझता है। और मिथिलेश्वर जी के जन्म की बात करें तो 31 दिसंबर 1950 में इनका जन्म हुआ। ये हिंदी साहित्य के मुख्यतः सठोत्तरी पीढ़ी से संबंध रखने वाले प्रमुख कथाकारों में शामिल हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भाई ये बिहार के रहने वाले थे, बिहार में ही इनका जन्म हुआ था। और मिथिलेश्वर जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे कथाकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रहन बई चहुदेश नामक कहानी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध हुई। बाबूजी नामक इनकी जो उपन्यास है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो कई रचनाएं हैं इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं, उनको हम जो है और अन्य प्रश्नों के माध्यम से जब हम करेंगे तो इनकी सभी प्रमुख रचनाएं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उनको करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। शमशेर बहादुर जी द्वारा लिखित दो आब किस विधा की रचना है? शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखित दो आब नामक जो ये रचना है ये किस विधा की रचना है? तो इनकी ये आलोचनात्मक कीर्ति रही है। शमशेर बहादुर की जो सिंह की आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवियों में शामिल है। इन्होंने जो नागार्जुन और त्रिलोचन के साथ हिंदी कविता के प्रगतिशील त्रयी में शामिल किया जाता है। यानी प्रगतिशील त्रयी में जो शामिल हमारे 3 कवि शामिल है, कौन कौन से? एक नागार्जुन, एक त्रिलोचन जी और तीसरे हमारे कौन है? शमशेर बहादुर जी। ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, क्योंकि शमशेर बहादुर जी की और अन्य रचनाएं भी काफ़ी बार पूछी जाती है परीक्षा में, जैसे कि कुछ कविताएं, कुछ चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उनके कविता संग्रह है। ये सभी के सभी इनके शमशेर बहादुर सिंह जी के कविता संग्रह में शामिल है। जबकि उनका एकमात्र कहानी संग्रह है प्लाट का मोर्चा शीर्षक में संकलित है। और जो दो आब उनकी जो है आलोचनात्मक कीर्ति है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो भविष्यत कहा किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो ये रचना जो है धनपाल जी की है। भविष्यत कहा रचना में बताया गया है कि भविष्य में सभी काम पूर्ण हो जाते हैं, वर्त करने से सभी काम पूर्ण हो जाते हैं भविष्य में, ये इस रचना में बताया है। तो इनकी भाषा बोलचाल की अपभ्रंश के निकट अधिक मानी जाती है। यानी कि जो भविष्यत कहा की जो भाषा है वो
अपभ्रंश भाषा के निकट अधिक मानी जाती है। जो धनपाल जी हैं इन्होंने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में भी रचनाएं लिखी है, लेकिन इनकी जो ये भविष्यत कहा रचना है ये अपभ्रंश भाषा के अधिक निकट मानी जाती है। इनकी रचना भविष्यत कहा भविष्य कथा यानी 22 संधियों का काव्य है। इसमें गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र और भविष्यत की लोक कथा है। कवि ने इसी कथानक के सहारे अपनी अद्वितीय काव्य प्रतिभा का परिचय भी दिया है, यानी कि इनकी ये प्रसिद्धि का आधार बनी है इनकी ये रचना भविष्यत कहा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? कई बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाली रचना है ये रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी आप सभी को पता है ईशा अल्लाह खाजी द्वारा रचित है। इस कहानी को जो है इस जो रचना को जो है प्रथम कहानी भी स्वीकार किया है कुछ विद्वानों ने। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक जो है ईशा अल्लाह खान जी हैं और इनकी जो भाषा है, भाषा शैली खड़ी बोली की भाषा रही है। भाषा शैली के इस प्रकार की रही है खड़ी बोली, और इनका जो प्रकाशन वर्ष है 1803 के लगभग माना जाता है। रानी केतकी की कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो पूरी तरह ज्ञात नहीं है, 1803 के लगभग माना गया है। इसे हिंदी की प्रथम कहानी की सूची में रखा जाता है, परंतु मानक हिंदी साहित्य के अनुसार शुद्ध प्रथम हिंदी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी जो कि माधव प्रसाद सप्रे जी द्वारा रचित है ये मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित सभी कहानियाँ हिंदी की प्रथम कहानियाँ मानी जाती हैं। सॉरी भाई, प्रश्न नंबर नहीं है ये, इसी प्रश्न के और अन्य बिंदु है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक के कारण प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर इंक्लूड हो गया है, तो इसको हम काट देते हैं। तो इसी प्रश्न के और अन्य बिंदुओं को जब हम देखें, इंदुमती कहानी की बात करें तो इंदुमती कहानी 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा रचित कहानी है। और एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है 1901 में माधव प्रसाद सप्रे जी द्वारा रचित। 11 वर्ष का समय जो है 1903 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित कहानी है। और बढ़ते हैं आगे। अन्य जो साहित्यकार हुए हैं, ये रचनाकार हुए हैं, इनकी रचनाओं को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि कुछ रचनाकार और रचनाएं हमें यहाँ पर देखने को भी मिल रही है, और अन्य ऑप्शन के और अन्य जो प्रश्न के और अन्य ऑप्शनों के आधार पर जब इन रचना और रचनाकारों को जब हम बार बार रिवाइज करेंगे तो ही हमें ये परीक्षा में याद रह पाते हैं, वरना हमें कन्फ्यूजन में हो जाता है कि ये रचना किस रचनाकार की है, पढ़ी हुई तो है हमारी पर ध्यान नहीं आ रही। तो इसीलिए हमने इस सीरीज़ को चलाया हुआ है ताकि आपके प्रश्न उत्तरों के माध्यम से अधिक तथ्यों की संपूर्ण हिंदी से संबंधित बार बार रिवीजन होती रहे और अच्छे से आप लोगों के प्रश्न जो है परीक्षा तक संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न हैं उनके जो है बार बार रिवीजन होने के कारण अच्छे से आपको परीक्षा में याद रहे। तो यही हमारा उद्देश्य है। तो देख लेते हैं। लल्लू लाल जी द्वारा रचित रचना है सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला, माधव नल और प्रेम सागर। ये सभी की सभी रचनाएं लल्लू लाल जी की है। उसके बाद सदा सुख लाल जी की एक तो है सदा सुख सागर नाम से रचना लिखी है, और दूसरी है इनकी मुथक बुत वारिक, ये जो शायद उर्दू का नाम है रचना का। और सदल मिश्र जी की जो रचना है वो नासिकेतोपख्यान रचना रही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो और उसका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये कथन किस लेखक का है? तो ये कथन किस लेखक का है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उसका सारा काम समन्वय की चेष्टा है। तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है। और किसके बारे में, किसके संदर्भ में ये कथन है? तो ध्यान रखना है तुलसीदास जी के संदर्भ में। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न नंबर 7। 252 वैष्णव की वार्ता।
252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? तो ये जो रचना है 252 वैष्णव की वार्ता, ये गोसाई गोकुलनाथ जी की है। एक हमारे गोकुलनाथ जी द्वारा लिखी गई, जो कि विठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ जी, उनके द्वारा लिखी गई 200 वैष्णव की वार्ता नामक रचना जो है, अपने पिता के 252 शिष्यों के जीवन का वर्णन इस रचना में इन्होंने किया है। तो इसकी रचना की भाषा पूछी गई है इस प्रश्न में। तो ये एक ब्रज भाषा संबंधी रचना है। 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ का ग्रंथ है और इन दोनों ग्रंथों का संबंध वल्लभ संप्रदाय से रहा है। दोनों कौन से ग्रंथों का? एक तो 84 वैष्णव की वार्ता, दूसरा है हमारा गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई 252 वैष्णव की वार्ता। इन दोनों ग्रंथों का जो संबंध है वो वल्लभ संप्रदाय से रहा है। वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का वर्णन 84 वैष्णव की वार्ता में दिखाया गया है और 252 में विठलनाथ के 252 शिष्यों का जीवन का वर्णन इसमें दर्शाया गया है। तो ये दोनों की दोनों रचनाएं इनके जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र और विठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन संविधान के जो है 344 के अंतर्गत हुआ, ये ध्यान रखना है। और राजभाषा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया और बाल गंगाधर खरे जो है इनके अध्यक्ष बने थे। और अनुच्छेद 345, 46, 47 में प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान रहे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। स्वभाषा स्वदेश या स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया? तो ये स्वभाषा स्वदेश या स्वधर्म का आंदोलन निम्नलिखित में से दयानंद सरस्वती जी ने चलाया। ये आपको ध्यान रखना है। जीके के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदी के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है भाई, जीके के प्रश्नों में भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। तो स्वभाषा स्वदेश तथा स्वधर्म आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया। हिंदी के प्रचार प्रसार में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान महत्वपूर्ण है। समूचे राष्ट्र में हिंदी को प्रसारित करने का श्रेय स्वामी जी को जाता है और इन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा है, जबकि महात्मा गांधी ने 1918 में हिंदी के प्रचार हेतु है भैया भारत दक्षिण प्रचार सभा मद्रास चेन्नई की स्थापना की। ये कई बार पूछा जाता है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास चेन्नई की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की और कब की गई? 1918 में महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10। ईसूरी किस बोली के लोक कवि है? तो ईसूरी किस बोली के लोक कवि माने जाते हैं? एक सेकंड भाई। निम्नलिखित में से ईसूरी जो है बुंदेली बोली के लोक कवि माने जाते हैं। तो ईसूरी बुंदेली बोली के प्रमुख लोक कवियों में है और बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, भोपाल, सागर, होशंगाबाद जिलों तक फैला हुआ है। और इस प्रकार दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का मध्य भाग इस बोली के क्षेत्र में समाविष्ट है, किंतु बुंदेली में साहित्य रचना बहुत ही कम हुई और इसीलिए जो है लाल कवि द्वारा जो है छतर प्रकाश की रचना मुख्य रूप से एक ये रचना मानी जाती है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। छतर प्रकाश नामक जो रचना है जो कि लाल कवि द्वारा रचित है वो बुंदेली भाषा में ही हुई है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है, तो इनमें से कौन सा नाम गलत है? देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों पूर्ववर्ती मतलब पहले की लिपियों में से इनमें से कौन सा नाम गलत है? तो ब्राह्मी, शारदा और कुटिला आएगा, लेकिन खरोष्टी
जो है देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में शामिल नहीं है, जबकि ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ, ये आपको सभी को पता है। और जैसे कि ब्राह्मी से निकल कर आई फिर गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से निकली कुटिल लिपि और कुटिल लिपि से निकली फिर वही देवनागरी और शारदा लिपि, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति आप सभी को पता है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई और इनसे 3 बोलियां निकली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो देख लेते हैं आगे, पूर्वी हिंदी से अर्धमागधी अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई और अपभ्रंश और उससे उत्पन्न उपभाषाएं हम देख लेते हैं, जैसे कि ब्राचड़ से निकल कर आई सिंधी, शोरशैनी से पश्चिमी हिंदी निकली और पश्चिमी हिंदी की भी कई बोलियां निकल कर आई, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, ये आदि जो है। उसके बाद जो है मागधी से बिहारी हिंदी निकली, बिहारी हिंदी में निकली जैसे कि मगही और भोजपुरी, मैथिली, तो ये सभी जो है बिहारी हिंदी से निकल कर आई। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर हम देख लेते हैं 13 प्रश्न नंबर में देखते हैं। तो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो ये सभी के सभी जो है हमारे खड़ी बोली के क्षेत्र में शामिल है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर खड़ी बोली भाषा के क्षेत्र में आते हैं। कन्नौजी के क्षेत्र में आने वाले आगरा, मथुरा और ब्रज भाषा क्षेत्र में इटावा, हरदोई, कानपुर, अवधी के क्षेत्र में इलाहाबाद, रायबरेली, सीनापुर, बहराइच, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से कोई भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14, इन्हें आरोही क्रम में काल क्रमानुसार निर्धारित कीजिए। इन पत्रिकाओं को जैसे कि प्रजामित्र, प्रजा हितैषी और हरिश्चंद्र मैगजीन, इन्हें हमें इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार, संपादन वर्ष के अनुसार हमें लगाना है। किस रचना का जो है कालक्रम क्या रहा, न किस बई पत्रिका का कालक्रम क्या रहा, पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न है, ये हम देख लेते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा ए, हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई। तो ये थोड़ा भाई ऑप्शन में थोड़ी यहाँ पर ए में थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो शायद पूरा ऑप्शन हम नहीं लिख पाए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं, कौन सा पत्र सबसे पहले आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा निकल कर आया। अगर भविष्य में आपसे ये इस प्रश्न से संबंधित कोई भी पत्रिका या उसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो आप जो है ध्यान से इसका सही आंसर बता सकते हो। और अगर इनको क्रम वाइज भी लगाने का प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो आप आसानी से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। जैसे कि उद्यंत मानदंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1826, जुगोल किशोर इसके संपादक रहे। और प्रजामित्र जो कि 1834 में निकाला गया, लेकिन ये जो पत्र है ये गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ और चंद्रकांत केनी द्वारा प्रजामित्र अखबार की शुरुआत की गई। उसके बाद है प्रजा हितैषी नामक जो है 1855 में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा जो है संपादन किया गया। उसके बाद जो है हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा इसका संपादन किया गया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख। इन सिद्धोवे नाथों में सबसे पुराने कौन है? तो इनमें से सिद्ध और नाथों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं? तो आंसर होगा हमारा सरहप्पा। तो क्योंकि जो सरहप्पा है सिद्धों में सबसे पुराने प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। देख लेते हैं, सिद्धों व नाथों में सबसे पुराने जो है सरहप्पा माने जाते हैं और सिद्धों से ही जो है नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई और जिसके प्रेरणा कौन है? गोरखनाथ। सिद्धों से ही नाथ निकल कर आए थे, ये आपको पता ही है। और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है, जिसकी रचना है दोहा कोश। दोहा कोश अगर रचना पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है सरहप्पा जी की है। जिसके जो कणहप्पा है ये सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए जो है हम यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सरहप्पा को ही लगाएंगे। इससे पहले कणहप्पा भी आ गए थे, लेकिन
कण्हप्पा का जो है कोई ग्रंथ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन दोहा कोश रचना के आधार पर हम सरहप्पा को सिद्धों में सबसे पहले सिद्ध लगाते हैं और सबसे पुराने लेखक मानते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। तो द्वैताद्वैतवाद आप सभी को पता है निम्बार्काचार्य जी रहे इसके प्रवर्तक। इन और अन्य ऑप्शनों के अनुसार जब हम और जो ये यहाँ पर रचनाकार दिए गए हैं, विद्वान दिए गए हैं, इनके प्रवर्तकवाद और इनके संप्रदाय को भी हम देख लेते हैं। निम्बार्काचार्य जी द्वारा द्वैताद्वैतवाद जो कि सनकादि संप्रदाय इनका रहा, रामानुजाचार्य जी ने दिया विशिष्टाद्वैतवाद जिनका संप्रदाय रहा श्री संप्रदाय, माधवाचार्य जी द्वारा द्वैतवाद वाद चलाया गया और संप्रदाय रहा ब्रह्म संप्रदाय, और विष्णु स्वामी ने शुद्ध अद्वैतवाद का वाद चलाया और रुद्र इनका संप्रदाय रहा, और विष्णु स्वामी ने शुद्ध अद्वैतवाद वाद चलाया और इसका संप्रदाय रहा रुद्र संप्रदाय। और जो है विष्णु स्वामी के ही जो शिष्य माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी, इन्होंने भी शुद्ध अद्वैतवाद संप्रदाय को अपनाया और जो है रुद्र संप्रदाय चलाया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित में जो इनको कालक्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है, सूरदास, हरिदास, मीराबाई, तो इनको हमें जन्मानुसार हमें लगाना है किसका जन्म कब हुआ। तो देख लेते हैं एक बार हम। सूरदास जी का जन्म जो है, एक सेकेंड भाई, आप सभी को पता है सूरदास जी का जन्म 1678 में हुआ और स्वामी हरिदास जी का भी जन्म 1678 माना जाता है, और मीराबाई का 1516 में, और 1478, 1600 बोल रही हूँ, माफ़ी चाहूँगी मैं, इसके लिए कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। तो सूरदास जी का जन्म जो है 1478, लिख मैं 1478 रही हूँ लेकिन बोल 1678 रही हूँ, इसके लिए मैं फिर से एक बार माफ़ी चाहूँगी, तो कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ। तो स्वामी हरिदास का जन्म भी 1478 और मीराबाई का जो है 1516 ईस्वी, और जो है रस खान जी का 1533 ईस्वी। तो इनके अनुसार जब हम लगाएंगे तो इस प्रश्न का आंसर, वैसे तो हम यहाँ पर जो है बी आंसर मान सकते हैं और या फिर ए भी मान सकते हैं, क्योंकि मीराबाई जो है रस खान से पहले आती है और इन दोनों का जन्म सेम है। और इनका भाई ये हम इस ऑप्शन में जो भाई ऑब्जेक्शन उठाया हुआ था, जहाँ पर भी ये प्रश्न आया हुआ था, तो आयोग ने इस प्रश्न को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि दो ऑप्शनों के अनुसार जो है दोनों लेखकों का जन्म जो है एक समान दे दिया गया था, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर माना नहीं था। लेकिन हम अपनी नॉलेज के अनुसार इनके जन्म को हम देख लेते हैं। हरिदास जी का जन्म 1478, सूरदास जी का जन्म भी 1478, मीराबाई का जन्म 1516 और रस खान का जन्म 1533। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। मतीराम के ललित ललाम का मुख्य वर्ण विषय क्या रहा। तो मतीराम जी द्वारा जो ये ग्रंथ लिखा ललित ललाम, इसका वर्ण विषय आप लोगों ने कई बार पढ़ रखा है, अलंकार निरूपण है। तो अलंकार निरूपण इसका वर्ण विषय रहा ललित ललाम का। और अन्य मतीराम जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में आते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत मतीराम जी, जिसका जन्म जो है 1617 ईस्वी में माना जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, मतीराम जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें शामिल है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम और साहित्य सतसई नाम भी रचना लिखी इन्होंने। अलंकार पचीसी का छंद संग्रह, जिसे व्यर्थ कौमुदी के नाम से भी जानते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग की नहीं है। बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत इनमें से कौन सी बोली नहीं आती। मगही, मैथिली, भोजपुरी ये सभी आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो कि जिसका विकास जो है अब
अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था पूर्वी हिंदी का विकास। और पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकल कर आई, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। इनके अन्य नाम किंतु अवधी नाम ही सर्वाधिक प्रचलित व मान्य रहा। अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास निम्नलिखित में से चंद हसीनों की खतूत माना जाता है। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास चंद हसीनों की खतूत 1927 ईस्वी में पांडे बच्चन शर्मा उग्र का उपन्यास है। इस उपन्यास में सांप्रदायिक सद्भाव का चित्रण हुआ और चंद हसीनों की खतूत इनका पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। उसके बाद बनारसी दास चतुर्वेदी जी का उपन्यास विशाल भारत पत्रिका के संपादक रहे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी, और उग्र के उपन्यासों को इन्होंने घासलेटी साहित्य कहा है। उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया है। इनके जो उपन्यास चंद हसीनों की खतूत में ये हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 21, तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तपेदिक की मरीज मन्नो की जो कथा है निम्नलिखित में से बादलों के घेरे में चित्रित की गई है। तो बादलों के घेरे में जो कहानी है वो है कृष्णा शोभती जी की, और बादलों के घेरे में 1980 में लिखी गई कृष्णा शोभती जी की प्रमुख कहानी है। उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है कृष्णा शोभती जी को, और 1996 तथा 1996 में साहित्य अकादमी अद्यावर्ती से भी सम्मानित किया जा चुका है। और कृष्णा शोभती जी की और अन्य प्रमुख रचनाएं देखें तो सिक्का बदल गया का रचना वर्ष है 1948 ईस्वी। जिंदगी नामा इनका वहद उपन्यास है 1979 ईस्वी। दिलो दानिश जो है 1993 ईस्वी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। तो ये कथन आप लोगों को पता ही है। ये विचार किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, क्योंकि उन्होंने सिद्ध और योगियों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं रखा। तो कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने सिद्ध और योगियों की रचनाओं को सिद्ध साहित्य नहीं माना। उनकी आलोचना करते हुए जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दिशाओं से संबंधित नहीं माना उनको। और 8वीं शताब्दी में 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म के वर्ज्ययान की परंपरा का प्रचलन हुआ। ये सभी नाथ थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बौद्ध धर्म के वर्ज्ययान शाखा के अनुयायी ही जो है क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। वो बौद्धयान के वर्ज्ययान शाखा और जो है एक है हमारी सहजयान शाखा। तो सहजयान शाखा वाले जो है हमारे नाथ कहलाए थे, और वर्ज्ययान शाखा वाले क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए थे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो नाटक जारी है लीलाधर जुगड़ी जी की जो है नाटक विधा की इनका जो है एक काव्य संग्रह है। हमारा आंसर हो जाएगा। तो लीलाधर जुगड़ी जी का काव्य संग्रह रहा है नाटक जारी है। तो नाटक जारी है लीलाधर जुगड़ी का काव्य संग्रह है। और उनके और अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हम देखते हैं। तो शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है। इस यात्रा में रात अभी भी मौजूद है। और बची हुई पृथ्वी, ये पूछा जाता है भाई, घबराए हुए शब्द, वह भी शक्ति देता है। ये सभी जो है लीलाधर जुगड़ी जी के काव्य संग्रह हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 24, झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? झूला नट नामक उपन्यास के जो रचनाकार है वो है हमारी मैत्री पुष्पा जी। मैत्री पुष्पा जी झूला नट उपन्यास की रचनाकार रही है। और यह मैत्री पुष्पा जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ये पूछ लिया जाए झूला नट जो है किस विधा की रचना है? तो मैत्री पुष्पा जी का ये एक उपन्यास है झूला नट। और मैत्री पुष्पा जी की अन्य प्रमुख रचनाएं जब हम देखें तो कस्तूरी कुंडल बसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है।
बेतवा बहती रहे, स्मृति दंश, फैसला, सिस्टर, अब फूल नहीं खिलते, गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया, इनका आत्मकथा है। इसमें जो है महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं से के जो जितनी भी समस्याएं है उनका वर्णन इसमें किया गया है। महिलाओं की दयनीय स्थिति को यहाँ पर उजागर किया है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 25, रामायण के रचयिता कौन है? तो ये प्रश्न भी वही यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत पूछा गया है। तो मैंने उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर लाने की कोशिश की है जो भी जहाँ पर भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे DET+B के अंतर्गत हो या यूपी TGT PGT हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं के अंतर्गत हिंदी साहित्य के आए हुए प्रश्न हो या फिर जो है हमारे जो है NTA NET के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न हो या MP TET के वर्ग के से संबंधित प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। हर एक सीरीज़ के अंतर्गत आप लोगों को कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह हमारी जो है संपूर्ण हिंदी विषय से संबंधित तैयारी जो है होती है और जितने भी प्रमुख करंट परीक्षाओं में अभी हाल फिलहाल परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो अभी आने वाली भविष्य में होने वाली परीक्षाएं हैं, उनके अंदर भी पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस सीरीज़ को चलाया है। तो आपको वीडियो भाई पसंद आती है, लगता है आप लोगों की परीक्षाओं के लिए प्रश्न जो है हेल्पफुल रहेंगे, उपयोगी सिद्ध होंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को जो है सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करना और साथ में कमेंट भी करना, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। काफ़ी मेहनत के साथ मैं इन प्रश्नों को जो है सिलेक्ट कर पाती हूँ और जो है इनको फिर जो है एक जगह इकट्ठा आप लोगों के सामने लेकर के आती हूँ। और भाई 50-50 प्रश्नों को मैंने हर एक मैराथन क्लास के अंतर्गत रखने की कोशिश की है और जिस भी बच्चे को मैं पूरे 50 क्वेश्चनों को नहीं करा पाती क्लास में, तो आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो आप लोग मुझे 8383 नंबर पर 8383828437 नंबर पर जो है व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो आज हम प्रश्न कर रहे थे भाई रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता आप सभी को पता है। कुछ प्रश्न हमारे बेसिक भी होने चाहिए। वाल्मीकि जी हमारे रामायण के रचयिता है। वाल्मीकि रामायण का दूसरा वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता हैं उनका दूसरा नाम जो है रत्नाकर भी है। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर बाणभट्ट के संबंध में जब हम देखें तो बाणभट्ट जी की प्रमुख रचनाएं है, ये भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, आचार्य माने जाते हैं, जिनकी रचनाएं है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। कादम्बरी काफ़ी बार पूछी जाती है। हर्षचरित्र इनके 2 प्रमुख ग्रंथ है बाणभट्ट जी के। पढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास जो है सर्वाधिक हमें प्रबंध काव्य के रूप में देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त ने जितने भी खंड काव्यों की रचना की उतने अधिक किसी एक कवि द्वारा नहीं किए गए। जैसे कि रंग में भंग से लेकर के रत्नावली तक के अंतराल में उन्होंने 19 खंड काव्यों की रचना की है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार। इसके अतिरिक्त जय भारत जैसा बृहद प्रबंध काव्य और साकेत सदृश महाकाव्य की भी रचना इन्होंने की है। तो ध्यान रखना है, मैथिली शरण गुप्त का जो प्रतिभा का सर्वाधिक विकास है वो प्रबंध काव्य के रूप में हुआ। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रमुख रचनाओं और उनके रचनाकारों के साथ हम यहाँ पर सुमेलित करते हैं। भाई जय मयंक जस चंद्रिका बिल्कुल सही है, मधुकर कवि जी की है।
पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो चंद बरदाई जी की है, बिल्कुल सही है। चरवाकाचार जो रचना है हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, देवसेन जी द्वारा रचित है, बिल्कुल सही है। नेमिनाथ रास जो है चंद बरदाई जी द्वारा रचित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं सुमिति गणि जी द्वारा रचित है नेमिनाथ रास। इसके रचना काल जो है 1213 ईस्वी में माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर भाई 28 है, ये 28 है, 38 नहीं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी के सही उपन्यासों का जब अनुक्रम देखें तो आंसर होगा हमारा ए, सबसे पहले आएगा 1954 में लिखा फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल। फिर प्रति परिकथा का जो समय है उसका समय 1957। दीर्घ तपा का जो समय है उसका समय है 1964। फिर हमारा आएगा जुलूस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार फिर से इनके उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष को रिवाइज कर लेते हैं। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथमांचलिक उपन्यास माना जाता है ये हिंदी का, 1954 में। प्रति परिकथा जो है 1957, दीर्घ तपा 1964 और जुलूस 1965। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा। हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक जो है वो रहे हैं हमारे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। एक है विश्वनाथ तिवारी और एक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आंसर होगा हमारा बी। ध्यान रखना है, एक दूसरे से मिलते जुलते नामों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह। किस प्रकार से इनकी जो रचनाएं हैं, इनके रचनाओं का नाम, किस लेखक की रचना है ये और कौन इनकी रचना कर रही है। तो इस प्रकार से अगर मिलते जुलते नाम हो तो उसमें कन्फ्यूजन होना जो है स्वाभाविक है। तो इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इस चीज़ का कि तथ्यों की आप बार बार रिवीजन करते रहो, यही एक सॉल्यूशन है। कुछ जो रचनाओं में आप लोग ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन हर एक हिंदी साहित्य के बिंदुओं में जो है जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हर एक बिंदु की कोई ट्रिक नहीं होती, उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, तथ्यों की बार बार रिवीजन। तो इसी उद्देश्य के साथ हम जो है अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1906 में हुआ और मृत्यु 1982। विश्वनाथ प्रसाद के प्रमुख नाटक व टीकाएं देख लेते हैं। कौन कौन सी प्रमुख ग्रंथ है विश्वनाथ प्रसाद जी के। तो हिंदी साहित्य का अतीत कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये सबसे इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। उसके बाद हिंदी का सामायिक इतिहास, वाङ्मय विमर्श, हिंदी नाट्य साहित्य का विकास, बिहारी की वाग विभूति और कामांग कौमुदी, गोसाई तुलसीदास, केशव ग्रंथावली, नीलकंठ उजले बोल। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट वही हिंदी साहित्य का अतीत है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर है और अन्य ऑप्शनों के अनुसार हम बात करें डॉक्टर राम कुमार वर्मा के संबंध में, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 में हुआ, मृत्यु 1990 में। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार रहे, व्यंग्यकार रहे और हास्य कवि माने जाते हैं। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी माना जाता है। लेकिन प्रथम एकांकी पूछी जाए तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा एक घूंट, और प्रथम एकांकीकार पूछा जाए तो ये माना जाएगा राम कुमार वर्मा जी को। उसके बाद एकांकी के जनक माने जाते हैं भैया। उसके बाद हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, और इनके काव्य है रहस्यवाद, छायावाद की झलक आदि इनके प्रमुख काव्य है। फिर हमारे राहुल सांस्कृतायन जी, जो कि एक घुमक्कड़ के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए। 9 अप्रैल 1893 में जन्म हुआ, 14 अप्रैल 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। महापंडित की उपाधि इन्हें प्राप्त थी। उन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, और 1963 में भारत सरकार के द्वारा जो है पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया है। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न है हमारा भाई प्रश्न नंबर
ये प्रश्न नंबरों में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रखी है भाई। प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न भाई। आदिकाल को आरंभिक काल का नाम किसने दिया? ये सभी को पता है आपको। आरंभिक काल कहने वाले आदिकाल को ये रहे मिस्टर बंधु जी, जिन्होंने हिंदी नवरत्न की रचना की थी। और मिस्टर बंधु जी ने जो है मिस्टर बंधु विनोद नामक ग्रंथ का भी लिखा है। और मिस्टर बंधुओं में ये मिस्टर बंधु शामिल है, ये 3 बिहारी शामिल है। कौन कौन से? एक है गणेश बिहारी, दूसरे है श्याम बिहारी, तीसरे है सुखदेव बिहारी। तो इस प्रकार से जो है आज की क्लास के अंतर्गत केवल हमें इन्हीं प्रश्नों को करेंगे। लगभग 30 प्रश्नों को आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो और जो अन्य प्रश्न हमारे रहते हैं उनको हम जो है आगे मैराथन क्लास के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास भाई हमारी ये इतनी ही रहेगी। और नेक्स्ट हमारी ये सीरीज़ जो है मैराथन क्लास की सीरीज़ विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों की सीरीज़ इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। कुछ आप लोगों को नए प्रश्न देखने को मिलेंगे और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न तो आप लोगों को जो है देखने को मिलेंगे ही। साथ में कुछ और अन्य नए जो परीक्षा में संभावित प्रश्न हैं जो अभी हाल फिलहाल होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वे प्रश्न भी आप लोगों को इस सीरीज़ के माध्यम से विद सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताना कि आपको ये जो सीरीज़ हमारी कैसी लग रही है। आप लोगों को अगर पसंद आती है तो इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू के आगे बढ़ाते रहेंगे और अधिक से अधिक प्रश्नों के विद सॉल्यूशन के साथ जो है रिवीजन करते रहेंगे। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। और एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी कि भाई वीडियो आपको कैसी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।